आई एम नीलम शर्मा। स्टूडेंट्स, हम पिछले लेक्चर में प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन की स्रोतों की चर्चा कर रहे थे 200 ईसा पूर्व से 750 ईस्वी के मध्य। और उसी श्रृंखला का हमारा अगला चरण है विदेशी यात्रियों का विवरण। भारतीय साहित्य के अतिरिक्त समय समय पर भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास को जानने में पर्याप्त मदद मिलती है। इन विदेशी यात्रियों में से कुछ ने तो भारत भ्रमण किया और कुछ समय तक यहाँ निवास किया और अपने स्वयं के अनुभव, जो भी उन्होंने अनुभव यहाँ गेन किए, उन अनुभवों के आधार पर अपना विवरण लिखा। अन्य अनेक यात्रियों ने भारत के संदर्भ में जनश्रुतियों या अन्य ग्रंथों के विवरण को अपना आधार बनाया और उसके आधार पर भारत के विषय में अपनी जानकारी दी। ये जो विदेशी यात्रियों के विवरण थे, इसमें भी अनेक श्रेणियां हैं। इसमें अनेक यूनानी लेखक हैं, चीनी लेखक हैं, अरब और फारसी लेखक हैं। हमारा जो कालखंड है उसमें मुख्य रूप से यूनानी और चीनी यात्रियों के जो विवरण हैं वो संदर्भ में महत्वपूर्ण है। साथ ही विदेशी यात्रियों के विवरण, या हम कह सकते हैं फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट्स, प्राचीन भारत के इतिहास निर्माण में महत्वपूर्ण स्रोत की भूमिका इस दृष्टिकोण से भी निभाते हैं, या हम कहें कि उनके विवरणों की महत्ता इसलिए भी बढ़ जाती है कि एक और तो ये विदेशी साहित्य भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में अपने विवरणात्मक उल्लेखों द्वारा जानकारी प्रदान करता ही है, लेकिन दूसरी ओर हम ये जानते हैं कि अधिकांश भारतीय ग्रंथों में तिथि क्रम का अभाव है। तो इन विदेशी यात्रियों के विवरण से हम इस तिथि क्रमबद्धता को काफ़ी हद तक स्पष्ट कर सकते हैं, या करीब करीब उस समय को निर्धारित करने में ये विवरण काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे यूनानी और रोमन क्लासिक लेखकों की। 200 ईसा पूर्व से पूर्ववर्ती समय में भी अनेक यूनानी और इतिहासकार भारत भूमि पर आए या भारत के विषय में उन्होंने अपना विवरण दिया। लेकिन जब हम 200 ईसा पूर्व से लेकर 750 ईस्वी की बात करते हैं तो वहाँ के जो प्रमुख जो ग्रंथ या लेखक प्रमुखतः इस कालखंड का हमें जानकारी देते हैं, उनमें प्रमुख ग्रंथ है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, टॉलमी का भूगोल, प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री। और इन ग्रंथों में जो पेरिप्लस के लेखक हैं वो नोन नहीं हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो लगभग प्रथम सदी ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर थे और उन्होंने भारत के विषय में अनेक भारत के व्यापारिक दृष्टिकोण से अनेक महत्वपूर्ण विवरण उपलब्ध करवाए हैं। भारत के अंदर अनेक बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं का विवरण दिया है। भारत के समुद्री व्यापार के ज्ञान के लिए उनका विवरण अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण जान पड़ता है, उससे बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है। वहीं दूसरी शताब्दी ईस्वी में टॉलमी ने भारत के विषय में एक भूगोल नामक ग्रंथ में विवरण दिए हैं जो अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करवाते हैं। प्लिनी ने अपना ग्रंथ नेचुरल हिस्ट्री प्रथम शताब्दी ईस्वी के लगभग लिखा है और उसमें भारतीय वनस्पतियों की, भारतीय
पशु पक्षियों की, भारतीय खनिज पदार्थों की आदि बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यूनानी और रोमन इतिहासकारों ने भारत के विषय में अनेक महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई, जो 200 ईसा पूर्व से 750 ईस्वी के भारत के इतिहास के निर्माण के संदर्भ में उपयोगी जान पड़ती हैं। इन यूनानी और रोमन इतिहासकारों के अतिरिक्त इस समय विशेष में अनेक चीनी यात्रियों ने भारत के विषय में जो विवरण लिखे हैं या जो जानकारी दी है अपने ग्रंथों के माध्यम से, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस जानकारी का भारत के इतिहास निर्माण में एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में अभी तक उपयोग किया भी गया है। और ये जानकारी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि इनमें से लगभग कई महत्वपूर्ण लोगों ने भारत की यात्रा की। हालांकि वो किसी विशिष्ट दृष्टिकोण से या विशिष्ट उद्देश्य से भारत की यात्रा पर थे, किंतु उन्होंने जो विवरण लिखा है वो उनका अपना अनुभव है, वो उनका आंखों देखा विवरण है और उनकी अपनी समझ के आधार पर किया गया विश्लेषण उसमें शामिल है। तो जो आंखों की जानकारी है, किसी भी उद्देश्य से वो लिखी गई है, लेकिन उसमें एक कह सकते हैं जानकारी की व्यापकता बहुत अधिक होती है। उससे हम तत्कालीन समय के इतिहास निर्माण के लिए बहुत सारी शोध सामग्री उपयोग में ला सकते हैं। इन चीनी लेखकों में सबसे पहला और प्रमुख नाम आता है फाहियान का। फाहियान माना जाता है कि लगभग गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत भ्रमण पर आए थे और उनका विवरण, जैसा कि हमने पहले ही कहा था, काफ़ी व्यापक है। हालांकि ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और इनका अपना एक दृष्टिकोण था, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने काफ़ी व्यापक रूप से अपना विवरण दिया है भारतीय समाज और संस्कृति को लेकर। जहाँ जहाँ से वो गुजरे, जो जो रास्ते उन्होंने अपनाए, वहाँ धार्मिक जानकारी के साथ साथ वहाँ की वहाँ जो संस्कृति का प्रचलन था, वहाँ के लोगों के आचार व्यवहार विचार, इन सभी का विश्लेषण व्यापक रूप से उन्होंने किया है। इसके अलावा सुंग युन हैं जो 518 ईस्वी में भारत आए और उन्होंने भी 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्रित की और भारत के विषय में अपना विवरण दिया। और इन चीनी यात्रियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम आता है ह्वेन-त्सांग का। ह्वेन-त्सांग जो कि भारतीय शासक हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे और उन्होंने 16 वर्षों तक यहीं निवास किया और विभिन्न स्थानों की यात्रा की। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक रहकर शिक्षा भी प्राप्त की और उनका भ्रमण वृत्तांत सी यू की के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें उन्होंने तत्कालीन समाज का, धर्म का, राजनीति का, संस्कृति का, आचार विचार, परंपराओं, प्रथाओं, व्यवहारों का बहुत ही सुंदर और व्यापक विवरण किया है। और इसी प्रकार उनके जो मित्र थे ह्वीले, उन्होंने ह्वेन-त्सांग पर जीवनी लिखी है और उन्होंने भी हर्षकालीन भारत की दशा का काफ़ी विवरण दिया है भारतीय संस्कृति के इतिहास में। इस प्रकार से ह्वेन-त्सांग का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण और व्यापक हो जाता है। 7वीं शताब्दी के अंत में इतिसिंह ने भी भारत की यात्रा की और अपने विवरण में उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत की दशा का वर्णन किया है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो चीनी लेखक भारत भ्रमण पर आए और वो किसी धर्म विशेष के अनुयायी थे, उनका दृष्टिकोण या उनका लेखन का जो उद्देश्य था वो चाहे किसी पक्ष विशेष की ओर इंगित करता हो, लेकिन वे भारतीय समाज और संस्कृति से काफ़ी प्रभावित हुए
और वो सभी लगभग उन्होंने जो भी यात्रा का जो मार्ग अपनाया और उस मार्ग के थ्रू भारत के एक व्यापक भौगोलिक क्षेत्र और उस क्षेत्र के निवासियों के, उस क्षेत्र की संस्कृति के, उस क्षेत्र के समाज के, उस क्षेत्र की परंपरा प्रणालियों के वो प्रत्यक्ष रूप से टच में आए। और इसीलिए उन्होंने इतना व्यापक विवरण किया, अपना आँखों देखा अनुभव उनमें अपने ग्रंथों में व्यक्त किया है। तो इनके ग्रंथावली न केवल तिथि क्रम समय अनुक्रम को निर्धारित करने में, स्पष्ट करने में सहायक है, बल्कि ये जो विवरण इन्होंने इन विद्वानों ने, इन यात्रियों ने, लेखकों ने हमें प्रदान किया है, उससे भारत की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक इतिहास को जानने समझने के लिए भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों को, स्कॉलर्स को, विद्वानों को एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री उपलब्ध होती है। और इस स्रोत सामग्री के आधार पर हम तत्कालीन भारतीय इतिहास के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि सहायता प्राप्त कर सकती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विदेशी यात्रियों के विवरणों ने भारत के इतिहास के निर्माण के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री उपलब्ध करवाई है, जिसका यूज़ हम भारतीय इतिहास को जानने समझने, तत्कालीन समय के भारतीय इतिहास को जानने समझने और अपनी दृष्टि उस इतिहास के संदर्भ में विकसित करने में प्रमुख सहायक सामग्री के रूप में इन विवरणों को यूज़ कर सकते हैं या उपयोग में ला सकते हैं। इस प्रकार से जो हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण के लिए जो स्रोत सामग्री का फर्स्ट चैप्टर था, उसका प्रमुख बिंदु जो साहित्यिक सामग्री था, लगभग उसके सभी भागों को हमने विश्लेषित कर लिया है। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में जो साहित्यिक स्रोत सामग्री है, उसमें स्रोतों का किस तरह से हम विश्लेषण करते हैं, किस प्रकार से हम इन स्रोतों को यूज़ करते हुए भारतीय इतिहास को जान समझ सकते हैं। और आप ये भी समझ पाए होंगे कि ये साहित्यिक सामग्री स्रोतों का एक पक्ष मात्र है, एक कह सकते हैं एक ही पक्ष है। इसका जो दूसरा पक्ष है, आगे के लेक्चर में हम उसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से पुरातात्विक सामग्री और भारतीय इतिहास की निर्माण में स्रोत सामग्री के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, किस प्रकार से साहित्यिक और पुरातात्विक सामग्री दोनों का भारतीय इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि आपको स्रोतों के विषय में जब जानना होता है तो इतिहास निर्माण में जो जो स्रोत यूज़ किए जा सकते हैं उन सभी को जानना समझना चाहिए। और जिन जिन बिंदुओं पर हमने पिछले लेक्चर्स में समझने की कोशिश की है, उन सभी बिंदुओं का आप समझें, पढ़ें और जो असाइनमेंट आपको दिया जाए वहाँ इसको क्लियर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।